Good morning everyone. Welcome to TSN the school. Myself Swati Mahavar. I teach SST subject. Today we start with the subject History of class 9th. We start with chapter number 2, Socialism in Europe and the Russian Revolution. Come to the page number 25. Section number 1, Socialism in Europe and the Russian Revolution. The age of social change. In the previous chapter, you have read about the powerful ideas of freedom and equality that circulated in Europe after the French Revolution. पिछले चैप्टर के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि पावरफुल आइडियाज़ जो थे फ्रीडम के कि किस तरीके से फ्रीडम लेके आना है, किस तरीके से इक्वलिटी लेके आनी है यूरोप के अंदर फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था उसके बाद में. The French Revolution opened up the possibility of creating a dramatic change in the way in which society was structured. फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब यूरोप के अंदर हुआ था तो वहाँ की सोसाइटी के अंदर बहुत ही ड्रामेटिक चेंज आया था. पूरी तरीके से वहाँ की सोसाइटी चेंज हो गई थी. As you have read, before the 18th century, society was broadly divided into states and orders. It was the aristocracy and church without control, economic and social power. 18th सेंचुरी में क्या था, कंट्री को जो उनका सोसाइटी था, सोसाइटी को उन्होंने एस्टेट्स, 3 एस्टेट्स थे, 3 एस्टेट्स के अंदर उन्होंने उसको डिवाइड कर दिया था. एंड इट वॉज द एरिस्टोक्रेसी एंड चर्च विच कंट्रोल. और सिर्फ एरिस्टोक्रेसी एरिस्टोक्रेटिक पर्सनस जो थे वो और चर्च जो था सिर्फ वही कंट्रोल करके रखता था लोगों को. उनका इकोनॉमिक और सोशल पावर सारी किसके हाथ में थी? एरिस्टोक्रेटिक पर्सन एंड दैट चर्च. सडनली आफ्टर द रिवॉल्यूशन के बाद क्या हुआ? इट सीम पॉसिबल टू चेंज दिस. ये जो पावर्स एरिस्टोक्रेसी और चर्च के हाथ में थी वो पावर्स चेंज हो गई और लोगों के हाथ में आ गई. इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग यूरोप एंड एशिया, न्यू आइडियाज़ अबाउट इंडिविजुअल राइट्स एंड हु कंट्रोल सोशल पावर बिगेन टू बी डिस्कस्ड. नए आइडियाज़ लोगों के सामने आए थे यूरोप और एशिया को लेकर के. नया सिनेरियो उन्होंने देखा था अपने कंट्री का और सभी जो भी सोशल पावर्स जो थी, जिस तरीके से कंट्रोल किया जाएगा कंट्री को, वो सारी डिस्कस की गई. In India, Raja Ram Mohan Roy and Desrosiers talked of the significance of French Revolution. इंडिया के अंदर राजा राम मोहन रॉय और डेरोजियो ने बातचीत की फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो हुआ था यूरोप में उसके बारे में कि किस तरीके से लोगों ने वहाँ पर रिवॉल्यूशन किया. एंड मैनी अदर डिबेटेड द आइडियाज़ ऑफ पोस्ट रिवोल्यूशनरी यूरोप. और बहुत सारे लोगों ने डिबेट किए, डिस्कशंस किए कि किस तरीके से पोस्ट रिवॉल्यूशन जो रिवॉल्यूशनरी यूरोप हुआ था किस तरीके से वहाँ पर रिवॉल्यूशन हुआ था. द डेवलपमेंट इन द कॉलोनीज इन टर्न रीशेप दीज आइडियाज़ ऑफ सोसाइटिकल चेंज. और जो कॉलोनीज़ के अंदर जो डेवलपमेंट हुआ था उसी तरीके से वहाँ की सोसाइटी के अंदर चेंजेस आए थे. Not everyone in Europe, however, wanted a complete transformation of society. Responses varied from those who accepted that some change was necessary but wished for a gradual shift to those who wanted to restructure society radically. जो यूरोप के जो लोग थे सभी लोग नहीं चाहते थे कि सोसाइटी के अंदर चेंजेस आए. जब वहाँ पे फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था तो वहाँ के लोगों का क्या मानना था? सभी लोग इस चीज़ को लेकर सहमत नहीं थे कि उनका सोसाइटी, उनका रहन सहन, उनका खाना पीना सारा क्या हो जाए? चेंज हो जाए. कुछ लोग जो थे वो क्या चाहते थे कि चेंजेस होनी चाहिए लेकिन बहुत स्लो स्पीड से चेंजेस होनी चाहिए, एकदम से सारी चीज़ें चेंज नहीं होनी चाहिए. सम वर कंजर्वेटिव्स, कुछ लोग रूढ़िवादी थे, कंजर्वेटिव्स थे. अदर्स वर लिबरल्स, कुछ लोग ऐसे थे जो लिबरल्स और रेडिकल्स थे. लिबरल्स का मतलब क्या होता है? जो पूरे कट्टरवादी नहीं होते हैं, जो थोड़ा बहुत काइंड हार्टेड होते हैं. What did these terms really mean in the context of the time? What separated these standards of politics and what linked them together? We must remember that these terms do not mean the same thing in all contexts or all times. We will look briefly at some of the important political traditions of the 19th century and see how they influence change. अब हम क्या पढ़ेंगे? जो पॉलिटिकल ट्रेडिशन जो था किस तरीके से चेंज हुआ था 19th सेंचुरी के अंदर, पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो वहाँ पर चेंज हो गया था. देन वी विल फोकस ऑन वन हिस्टोरिकल इवेंट. एक हिस्टोरिकल इवेंट के बारे में भी हम बात करेंगे इन विच देयर वॉज एन अटेम्प्ट एट आ रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी. वहाँ पर एक इवेंट हुआ था, एक हिस्टोरिकल इवेंट हुआ था जिसकी वजह से पूरा रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया था किसका? सोसाइटी का. Through the revolution in Russia, socialism became one of the most significant and powerful ideas to shape society in the 20th century.
अब जब ये रिवॉल्यूशन हुआ था रशिया के अंदर, तो वहाँ का सोशलिस्ट सिनेरियो, जो सोशलिज्म जो था वो पूरी तरीके से चेंज हो गया था। पावरफुल आइडियाज़ टू शेप, और सोशलिस्ट की वजह से ही वहाँ पर सोसाइटी के लोगों के अंदर वहाँ पर उनके हाथ में पावर्स आई थी, ताकि वो अपनी सोसाइटी को, अपने कंट्री को 20वीं सेंचुरी के अंदर वापस से रीशेप कर सकें। नाउ 1.1 लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स। क्या है ये तीनों चीज़ें? वन ऑफ द ग्रुप हु लुक्ड टू चेंज सोसाइटी वर द लिबरल्स। एक ग्रुप ऐसा है जो सोसाइटी को चेंज करना चाहता है, वो कौन है? लिबरल्स हैं। लिबरल्स वांटेड अ नेशन विच टॉलरेटेड ऑल रिलीजन्स। लिबरल्स कौन होते हैं? जो रूढ़िवादी नहीं होते हैं, जो काइंड हार्टेड होते हैं, लिबरल होते हैं, और वो क्या चाहते हैं कि सभी रिलीजन्स एक दूसरे के साथ में टॉलरेट, यानी एक दूसरे के साथ में कोऑपरेट करें। We should remember that at this time European states usually discriminated in favor of one religion or another. अब यहाँ पर क्या था, जो यूरोपियन स्टेट्स थे वो एक दूसरे के साथ में डिस्क्रिमिनेट करने लग गए, एक दूसरे के ऊपर अपने पावर्स को थोपने लग गए थे। ब्रिटेन फेवर द चर्च ऑफ इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया एंड स्पेन फेवर द कैथोलिक चर्च। अब ब्रिटेन जो था वो इंग्लैंड के चर्च को और इंग्लैंड के चर्च को फेवर करने लगा, और ऑस्ट्रिया जो था वो स्पेन के कैथोलिक चर्च को क्या करने लगा, स्पेन और ऑस्ट्रिया कैथोलिक चर्च को क्या करने लग गए, फेवर करने लग गए। लिबरल्स ऑल्सो अपोज द अनकंट्रोल पावर ऑफ डायनेस्टिक रूल्स। अब जो लिबरल्स थे वो किसके अपोजिशन में थे? जो डायनेस्टीज से जो रूल होता हुआ आ रहा था उसके अपोजिशन में थे कि डायनेस्टिक रूल बंद होना चाहिए। दे वांटेड टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल्स अगेंस्ट गवर्नमेंट। वो क्या दिलाना चाहते थे? लोगों को हक दिलाना चाहते थे, लोगों के जो हक थे, जो उनके राइट्स थे, उसको सेफगार्ड कराना चाहते थे। दे आर्ग्यूड फॉर ए रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। उन्होंने किस पे आर्ग्यू किया कि एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होना चाहिए, सब्जेक्ट टू लॉज इंटरप्रेटेड बाय अ वेल ट्रेन्ड जुडिशरी, जिसके अंदर जो लॉज इंटरप्रेट किए जाए, लॉज वापस से चेंज किए जाए, वो एक जुडिशरी के अकॉर्डिंग की जाए, अच्छी वेल ट्रेन्ड जुडिशरी हो, जुडिशरी सिस्टम हो, जिसके अकॉर्डिंग वहाँ पे लॉज इंटरप्रेट यानी कि चेंजेस हो सके लॉ के अंदर। दैट वॉज इंडिपेंडेंस ऑफ रूलर्स एंड ऑफिशियल्स। और जो लॉ मेकिंग बॉडी हो, जो जुडिशरी हो, वेल ट्रेड जुडिशरी हो, वो किसी रूलर के या किसी ऑफिसर के अंडर में काम नहीं करनी चाहिए, वो इंडिपेंडेंट होकर के लोगों के हक के लिए, लोगों के अच्छे के लिए वहाँ पर लॉज इंटरप्रेट करे, जिससे लोगों को एक्सप्लॉयटेशन, किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम लोगों को ना हो। हाउएवर दे वर नॉट डेमोक्रेट्स, दे डिड नॉट बिलीव इन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। लेकिन वो लोग यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के अंदर विश्वास नहीं करते थे। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है? जो 18 ईयर्स से जो नीचे के, जो ऊपर के जो लोग होते हैं, अबव जो लोग होते हैं, जिनको राइट होता है वोट देने का, चाहे वो मैन हो चाहे वुमेन हो, वो क्या कहलाता है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। सो वो डेमोक्रेट्स नहीं थे, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को नहीं मानते थे, यानी कि ऐसी गवर्नमेंट को नहीं मानते थे, ऐसी गवर्नमेंट को फेवर नहीं करते थे जो लोगों के द्वारा चुनी जाती है। एंड दैट इज़ द राइट ऑफ एवरी सिटीजन टू वोट। और वो इस चीज़ को भी नहीं मानते थे कि सभी लोगों को वोट देने का अधिकार है। दे फेल्ट मैन ऑफ प्रॉपर्टी मेनली शुड हैव द वोट। वो क्या मानते थे कि जिन आदमियों के पास में खुद का प्रॉपर्टी है सिर्फ वही वोट दे सकते हैं। दे ऑल्सो डिड नॉट वॉन्ट द वोट फॉर वुमेन। और वो ये भी नहीं चाहते थे कि वुमेन्स को वोट देने का हक दिया जाए, कि वुमेन को वोट देने का हक है। Now, in contrast, radicals wanted a nation in which government was based on the majority of country's population. अब जो radicals थे वो क्या चाहते थे कि एक जो नेशन है वो किसके ऊपर डिपेंड होना चाहिए? मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन। यानी कि लिबरल्स और रेडिकल्स दोनों एक ही थे। तो लिबरल्स और रेडिकल्स ये नहीं चाहते थे कि लोगों को हक मिले, वोट देने का सभी को अधिकार मिले, चाहे वो मैन हो चाहे वुमेन हो, चाहे वो प्रॉपर्टी वाला हो चाहे वो बिना प्रॉपर्टी वाला हो। ठीक है, तो जो रेडिकल्स थे वो भी यही मानते थे कि मेजोरिटी का जो मेजोरिटी होती है, जैसे रिच की मेजोरिटी ज़्यादा है तो सारी पावर्स किसके हाथ में आ जाए? मेजोरिटी के हाथ में आ जाए। यानी कि जिसका नंबर ऑफ पॉपुलेशन ज़्यादा है उन्हीं के हाथ में सारी पावर्स आ जाए। मैनी सपोर्टेड वुमेन सफरगेट मूवमेंट। बहुत से लोगों ने वुमेन के सफरगेट मूवमेंट को क्या करा? सपोर्ट करा। सफरगेट मूवमेंट क्या था? वुमेन्स को जो वोट देने का अधिकार जो था वो दिलाना क्या कहलाया? सफरगेट मूवमेंट। अनलाइक लिबरल्स दे अपोज द प्रिविलेजेस ऑफ ग्रेट लैंड ओनर्स एंड वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स।
लिबरल्स तो क्या चाहते थे, वो सिर्फ ये चाहते थे कि जो वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स हैं, जो ग्रेट लैंडलॉर्ड्स हैं, हम उनके अपोजिशन के अंदर प्रिविलेजेस बनाएं, उनके अपोज करने के लिए लॉज बनाए जाएं. They were not against the existence of private property but disliked concentration of property in the hands of a few. वो क्या चाहते थे, प्राइवेट प्रॉपर्टी तो होनी चाहिए लोगों के हाथ में, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि सारी प्रॉपर्टी का हक किसी एक इंडिविजुअल कम्युनिटी के हाथ में या किसी एक इंडिविजुअल पर्सन के हाथ में दे दिया जाए. यानी लोगों को प्रॉपर्टी रखने का तो अधिकार था, लेकिन किसी को एक्सेस में प्रॉपर्टी रखने का अधिकार नहीं था. वो नहीं चाहते थे कि सारे प्रॉपर्टीज़ का हक किसी पर्टिकुलर हैंड्स के अंदर चला जाए. कंजर्वेटिव्स वर अपोज टू रेडिकल्स एंड लिबरल्स. अब जो कंजर्वेटिव्स थे वो किसके अपोजिशन में थे, रेडिकल्स और लिबरल्स के अपोजिशन में थे. वो रूढ़िवादी थे कंजर्वेटिव्स जो थे. आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन हाउएवर इवन कंजर्वेटिव्स हैड ओपन देयर माइंड्स टू नीड फॉर चेंज. कंजर्वेटिव्स ने भी अपने माइंड को इतना खोला, उन्होंने इतनी ओपन मेंटेलिटी रखी कि हमें चेंजेस लेकर आने हैं. अर्लियर इन द 18th century कंजर्वेटिव्स हैड बीन जनरली अपोज टू द आइडिया ऑफ चेंज. कंजर्वेटिव 18th सेंचुरी में क्या था, कंजर्वेटिव बिल्कुल खिलाफ थे कि किसी तरह का कोई चेंज सोसाइटी के अंदर नहीं किया जाएगा. बिल्कुल जैसे कि आज के लोग होते हैं ना, जैसे पहले ज़माने के जो लोग होते हैं वो कहते हैं नहीं, जो हमारे जो ट्रेडिशन है, जो हमारे रूल्स और रेगुलेशन बनाए हुए हैं वही सबको कैरी ओवर करने चाहिए, किसी तरह का कोई रूल कस्टम वगैरह चेंज नहीं करना चाहिए. तो इसी तरीके से कंजर्वेटिव्स थे, वो भी यही चाहते थे कि सोसाइटी के अंदर कोई चेंज नहीं होना चाहिए. 18th सेंचुरी के अंदर उनकी ये सोच थी. बाय द 19th century they accepted that some change was inevitable but believed that the past had to be respected and change had to be brought about through a slow process. अब 18th सेंचुरी में तो वो क्या थे, अपोजिशन में थे किसके, चेंजेस के. लेकिन 19th सेंचुरी के अंदर उन्होंने क्या बोला कि सम चेंजेस आर इनएविटेबल, कि कुछ सोसाइटी के अंदर चेंज लाना क्या है, ज़रूरी है. जैसे लोग बोलते हैं ना कि वक्त के साथ में, ज़माने के साथ में बदलना चाहिए, उसी तरीके से उन लोगों ने भी ये सोचा कि कुछ सोसाइटी के चेंजेस होना ज़रूरी है. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हमारे पास्ट की रिस्पेक्ट ना करें, ऐसा चेंज लेकर आ जाएं जिससे हमारा पूरा पास्ट बदल जाए, पास्ट के बारे में कोई सोचे ना, कोई रिस्पेक्ट ना रखे. हमें चेंजेस तो करने हैं लेकिन स्लो प्रोसेस के अंदर करने हैं, साथ में हमारे पास्ट को हमें रिस्पेक्टफुली रखना भी है. नाउ such differing ideas about societal change clashed during the social and political turmoil that followed the French Revolution. कुछ आइडियाज़ चेंज होते गए फ्रेंच रिवॉल्यूशन के साथ में, सोसाइटी और पॉलिटिकल लाइफ के बीच में कुछ टर्मोइल चलते रहे. द वेरियस अटेम्प्ट्स एट रिवॉल्यूशन एंड नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन इन द 19th century have defined both the limits and potential of these political tendencies. अब 19th सेंचुरी के अंदर जो नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन आया, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, बदलाव. जो सोसाइटी के अंदर जो बदलाव आए थे उससे क्या हो गई, लिमिट हो गई, पोटेंशियल हो गई पॉलिटिकल टेंडेंसीज. यानी कि ऐसा नहीं था कि जो लीडर था वो अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकता था, जैसे कि पहले उसके हाथ में पावर थी कि वो सारे रूल्स और रेगुलेशन अपनी मर्जी से बनाता था. अब 19th सेंचुरी के अंदर जैसे नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ वैसे उनकी जो पावर्स थी उसका भी सिनेरियो क्या हो गया, चेंज हो गया. वो अपनी मर्जी से कोई भी रूल और रेगुलेशन नहीं बना सकता था. नेक्स्ट 1.2 इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज. दीज पॉलिटिकल ट्रेंड्स वर साइन ऑफ अ न्यू टाइम. अब ये जो पॉलिटिकल ट्रेंड चला था कि जो पॉलिसीज़ बनाई जाएगी वो लोगों के अकॉर्डिंग बनाई जाएगी, तो ये धीरे धीरे क्या होता गया, नया बदलाव आता गया, नया समय आता गया. इट वॉज अ टाइम ऑफ प्रोफाउंड सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस. ये वो समय था जब सोसाइटी को भी चेंज होना था, साथ में हमारा जो इकोनॉमिक है, हमारी जो इकोनॉमी है वो भी चेंज होनी थी. इट वॉज अ टाइम व्हेन न्यू सिटीज़ केम अप एंड न्यू इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन्स डेवलप, रेलवेज एक्सपैंडेड एंड द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन अकर्ड. ये वो समय था जब नई सिटी डेवलप होने लगी, जो गांव थे वो अर्बनाइज्ड होने लगे, नए इंडस्ट्री, नए रीजन डेवलप होने लगे, रेलवे एक्सपैंड होता गया और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन धीरे धीरे क्या होता गया, बढ़ता चला गया. इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रॉट मैन एंड वुमेन एंड चिल्ड्रन टू फैक्ट्रीज. इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर यानी इंडस्ट्रीज़ के अंदर मैन, वुमेन, चिल्ड्रन सभी लोग फैक्ट्रीज़ के अंदर आते गए. वर्क आवर्स वर ऑफन लॉन्ग एंड वेजेस आर पुअर. अब वर्क आवर्स तो क्या थे, ज़्यादा थे, लेकिन वेजेस क्या थे, कम थे. अनएम्प्लॉयमेंट वॉज कॉमन. बेरोजगारी कॉमन थी. यही आज का हमारा प्रॉब्लम बना हुआ है, अनएम्प्लॉयमेंट. पर्टिकुलरली ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ लो डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स.
क्योंकि यहाँ पर डिमांड जो था इंडस्ट्रियल गुड का वो क्या था, कम था। पहले के लोग क्या प्रेफर करते थे, मैन मेड ह्यूमन मेड प्रोडक्ट को प्रेफर करते थे, तो इंडस्ट्रियल गुड को, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को वो लोग इग्नोर ही करते थे। हाउसिंग एंड सैनिटेशन वर प्रॉब्लम्स आज भी यही है, हाउसिंग एंड सैनिटेशन ये प्रॉब्लम था लोगों के साथ में। वह ग्रोइंग रैपिडली, ये भी धीरे धीरे क्या होते गए, बढ़ते चले गए। जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ता गया, जैसे जैसे सिटीज़ का सिनेरियो बढ़ता गया, वैसे उसी तरीके से उनकी पॉपुलेशन के साथ में प्रॉब्लम्स भी क्या होते गए, बढ़ते गए। लिबरल्स एंड रेडिकल्स सर्च फॉर सॉल्यूशंस टू दीज इश्यूज, और जो लिबरल्स और रेडिकल्स थे वो धीरे धीरे लोगों के जो इशू थे, जो प्रॉब्लम्स थे, उनके सोल्यूशन ढूंढते गए। समझ में आया आप लोगों को?